Okay, so beginning with unit number 2, that is condition and warranty. कंडीशन का मतलब क्या होता है, भाई ये तो मुझे चाहिए ही, बिना इसके मुझे ये गुड्स ही नहीं चाहिए. यू नो, इफ आई एम विलिंग टू बाय सम गुड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट मस्ट हैव इन द गुड्स. फॉर एग्जांपल, चलो आप लोगों को ओपन बजट दिया जाए कि आपको मोबाइल लेना है, कितने भी पैसे लगेंगे चलेंगे, आप अपने मोबाइल में क्या क्या चीजें चाहते हो? What do you think should be the quality in your phone? कैमरा और स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए. एनीथिंग एल्स? यार ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है, बताओ तुम्हें तुम्हारे फोन में क्या क्वालिटी चाहिए. फास्ट प्रोसेसर, ओके मैम. गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ होना चाहिए. कोई नहीं गेम्स खेलता, खेल दो ना. हाँ मतलब बोलो ना फिर, और क्या होना चाहिए? डिस्प्ले बहुत अच्छा, टच एकदम बढ़िया होना चाहिए. और बैटरी बैकअप, फिल्टर्स अच्छे होने चाहिए फोन में. बिल्ड क्वालिटी, ऊपर कितना भी फेंको चल, मतलब टूटना नहीं चाहिए. कर्व फोन्स में प्रॉब्लम है. हाँ, IP68 का सर्टिफिकेशन. अच्छा, मुझे इतना टेक्निकली नहीं पता फोन के बारे में, बट कोई बात नहीं. एनीथिंग एल्स? हम इतने में खुश हो जाते हैं मैम, बहुत है इतनी चीजें. सो नो वन वांट्स कि फोन में कॉलिंग क्लियर हो और नेटवर्क अच्छा है, राइट? किसी ने नहीं बोला ना नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है हमको, कॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं है मैम, बस कैमरा अच्छा होना चाहिए, फिल्टर्स बढ़िया होने चाहिए, गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बाकी तो वाईफाई है. और कॉलिंग वॉलिंग का तो हम देख लेंगे, सस्ता वाला एक फोन साइड में रख देंगे. अगर फोन पे बात करनी है तो फोन पे बात करने के लिए कौन फोन लेता है, कम ऑन. किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी वो. चलो, jokes apart, whenever we buy anything, any goods, we have certain condition attached to them, they are non negotiable. like मुझे अगर लैपटॉप लेना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भैया, यूट्यूब स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, मेरा तो पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे. ओके अगर कोई मुझे बहुत बढ़िया लैपटॉप दे रहा है विद एवरी फीचर और मान लो कम रेट में भी देगा, मेरा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है, विल आई गोना बाय दैट? नो. दैट इज कंडीशन. वारंटी इज अ सपोर्ट पार्ट. ये अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी हम डैमेजेस ले लेंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट तो हम करेंगे ही. ओके सो the next important चीज is stipulation as to time. as I said, this act is very old, 1930 में बना है, तो उसकी इंग्लिश भी उसी जमाने की है. आज के टाइम में हम वर्ड यूज करते हैं essential, है ना, important, must to have. 1930 में वर्ड यूज होता था stipulation, which came from British English. okay, stipulation means is essential. so essential या essence of time. so time of payment is not an essence of any contract in general. जनरली एसेंस क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, कि भैया डिलीवरी विदाउट डिले होनी चाहिए, टाइम ऑफ पेमेंट तो हम आगे पीछे कर लेते हैं. सो नॉर्मली आप देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम ऑफ पेमेंट कभी भी कंडीशन नहीं बनता है. कंडीशन क्या बनेगा हमेशा, इट हैज टू बी डिलीवर्ड बाय दिस टाइम एंड मुझे ये क्वालिटीज चाहिए, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का बनता है एसेंस. नेक्स्ट, स्टार दिख गया? 5 बार से ज्यादा पूछा हुआ है. यार मैम इस यूनिट में ये तो सबसे इजी है, यही 5 बार से ज्यादा पूछा गया. तो हमारे दिमाग में होता है ना डिफिकल्ट चीजें आती है. 80% पेपर इज मेंट फॉर बिलो एवरेज एंड एवरेज स्टूडेंट, 20% अबव एवरेज आता है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना. सो कंडीशन एंड वारंटी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? सो कंडीशन इज अ स्टिप्यूल, याद है तो बोलो साथ में. Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. Now, aggrieved party यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट खत्म कर देगी. वो कहेगा यार मेरी कंडीशन तूने सेटिस्फाई नहीं करी, बोला था हिली एरिया के लिए मुझे ट्रक्स चाहिए, तूने ऐसे ट्रक दे दिए कि वो तो हिल पे जाते ही रुक गए, है ना ये वाला एग्जाम्पल मॉड्यूल में. सो अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्यूडिएट होगा और डैमेजेस भी क्लेम होंगे, टाइम भी तो वेस्ट हुआ है. लेकिन अगर वारंटी कभी भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम होते हैं. नंबर 3, ब्रीच ऑफ कंडीशन. अगर कंडीशन ब्रीच होगी तो उसे हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं. माना ये मेरी कंडीशन थी कि मुझे टॉप मोस्ट क्वालिटी की शुगर चाहिए, तूने सेकेंड बेस्ट दे दी, चल ठीक है काम कर, डैमेजेस दे मैं चला लूंगा. सो ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन अगर वारंटी ब्रीच हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ देंगे. सो ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन. याद हुए?
ओके, हमेशा जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो इसी तरह से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। उसी के साथ उन्होंने एक डिफरेंस तो खुद ही बता दिया क्वेश्चन में, लास्ट वाला, राइट? ये वाला उसका सेकेंड पार्ट होता है और ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आता है, बताओ। सो ऐसी सिचुएशन जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है फिर भी सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं, कौन कौन सी है? नंबर 1, when buyer himself waives the performance of contract, buyer खुद ही क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को पूरी तरह से वेव कर रहा है, मत करो ना परफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द रीजन इज ही डोंट वांट टू बाय गुड्स एनीमोर, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसने खुद ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को ही वेव ऑफ कर दिया। नंबर 2, और ही इलेक्ट टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, जो मैंने अभी शुगर वाला एग्जांपल दिया, मुझे तो टॉप मोस्ट क्वालिटी शुगर चाहिए थी लेकिन सेकंड बेस्ट भी मिली तो मैंने ले लिया और उसको का प्राइस कम कर दे, दैट इज ट्रीटिंग कंडीशन एज वारंटी। नंबर 3, अब यहाँ पर बायर के ऊपर भी नहीं, उसे करना पड़ेगा वेव, कब कब? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है। व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट? मैंने किसी को ऑर्डर दिया 500 क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट पैकेट्स, ठीक है, 500 क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट पैकेट्स, एंड ही सेड देखो लेनी है तो 500 लेना, नहीं तो मैं एक भी नहीं दूंगा। आई सेड ओके आई वांट 500। 250 आ गई, 250 आ रही थी, मैंने कहा अब नहीं चाहिए, अभी आई कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव टू टेक इट। कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? नॉन सेवरेबल। आपने अगर आधी भी गुड्स एक्सेप्ट करी है, यू नीड टू एक्सेप्ट द होल। एंड नंबर 4, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। लॉ में ही कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मुझे ना पॉली बैग्स चाहिए थी, तो एक पॉली बैग मैन्युफैक्चरर था जिसको मैंने ऑर्डर दिया था कि भैया मुझे 10,000 क्वांटिटी ऑफ पॉली बैग्स चाहिए। ओके, जब डिलीवरी हुई तो मैंने कहा पेपर बैग्स आ गए। आई कॉल दैट पर्सन, क्या बकवास है, कैसे किया तुमने, तुमने पेपर बैग्स क्यों भेजे, मुझे तो पॉली बैग्स ही चाहिए थे। उसने कहा भाई गवर्नमेंट का नॉर्म आ चुका है, अभी पॉली बैग्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, उसके रिप्लेसमेंट में कंपलसरी पेपर्स बैग आएंगे अभी, तो आपको वही लेना पड़ेगा। कैन आई रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट? नो। वाई? लॉ चेंज हुआ है, समझ गए? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है, काफ़ी केमिकल्स है जो बैन हो गए हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें, तो उस केस में क्योंकि लॉ चेंज हुआ है यू नीड टू फॉलो द लॉ। नेक्स्ट, ओके, इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर स्टार सिर्फ मैंने सेल बाय सैंपल के आगे लगाया, सेल बाय सैंपल से मोर देन 7 टाइम्स क्वेश्चन है, बोलिए सर। ओके okay. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जो आप कह रहे हो, इट इज देयर इन डिलीवरी ऑफ लेसर क्वांटिटी या रॉन्ग क्वांटिटी, ठीक है? तो वो एक प्रोविजन है जो क्या कहता है, अगर कभी भी जितना आपने ऑर्डर दिया है उससे कम क्वांटिटी डिलीवर हुआ है तो उस केस में दो ऑप्शन है बायर के पास, कि इधर यू रिजेक्ट द गुड्स, 50 kg आए हैं, आप मना कर दीजिए मुझे लेना ही नहीं है, मुझे तो 100 भेजोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, नहीं पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपने 50 kg एक्सेप्ट कर लिया है तो 50 kg का पेमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? सिमिलरली मान लो 150 किलो आ जाते हैं, आपने कहा ना 100 का है, ऑलरेडी 150 आ गए, अभी 3 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि 150 kg आप कंज्यूम कर सकते हो, पूरा ले लो, पूरे का पेमेंट कर दो। आप कह सकते हो मैंने तो 100 का ऑर्डर दिया था, मैं 100 ही लूंगा। और तीसरा ऑप्शन है पूरा रिजेक्ट कर दो, तेरी हिम्मत कैसे हुई ज्यादा भेजने की, जा मैं एक भी नहीं लेता। ओके, सो दीज 3 ऑप्शंस आर गिवन, अंडरस्टूड? चलिए वापस यहाँ पर आते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड कंडीशन? सो कभी भी जब हम लोग किसी भी गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ना, तो उस समय कुछ बेसिक कंडीशन होती है जब हम लोग ओरली डिसाइड करते हैं भैया फ्रेश गुड्स ही देना, यही करना वही करना, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो हम मान लेते हैं कि यार ये तो फुलफिल होगी ही, ये थोड़ी पूछना पड़ता है। तुम अगर गुड्स बेच रहे हो, ये गुड्स तुम्हारी होगी तभी बेच रहे हो। कंडीशन एज टू टाइटल, द सेलर हैज राइट ऑफ सेलिंग द गुड्स, कंडीशन एज टू टाइटल। नंबर 2, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, मैंने जो भी गुड्स बेची है उसका डिस्क्रिप्शन जो मिला है मुझे उससे गुड्स मैच होनी चाहिए। इफ द गुड्स आर नोन एज सिल्क इट हैज टू बी नोन इन द मार्केट एज सिल्क। ओके, तो एक इसके अंदर एक लाइन है विच इज देयर इन द मॉड्यूल, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट कंपेल बायर टू बाय बीन्स, है ना, मटर बोल के बीन्स नहीं बेच सकते हो तुम लोग,
दिखने में थोड़े थोड़े एक जैसे होते हैं। सो डिस्क्रिप्शन से गुड्स क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, नहीं मैच की तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर देंगे। नंबर 3, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी बैक टू बैक 3 अटेम्प्ट्स में भी पूछ लेते हैं, नहीं तो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आता ही है। ओके, सो सेल बाय सैंपल क्या कहता है, सेल बाय सैंपल कहता है जब भी हमें गुड्स को सैंपल दिखाया जाता है वो सेम होना चाहिए बाकी की क्वांटिटी से, और जो बायर है उसको चांस मिलना चाहिए कि वो सैंपल और गुड्स को मैच कर सके। अगर नहीं किया और गुड्स अलग आते हैं तो वो रिटर्न कर सकता है। नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कुछ गुड्स का सैंपल भी दिखाया जाता है, उसको डिस्क्राइब भी करते हैं, हमारी गुड्स की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, बस आप सैंपल देखो। अब दोनों चीजें आपने जो प्रॉमिस करी एज अ सेलर, वो दोनों चीजों से गुड्स मैच करनी चाहिए। अगर वो टोटली डिफरेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिजेक्टेड। ओके, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इम्प्लाइड कंडीशन भी है, ये इम्प्लाइड वारंटी भी है, और ये आपको केवीए टेम्पटर के एक्सेप्शन में भी मिलेगा, तीनों में ये क्या कहता है कि भैया कहीं पर ये चीज डिफाइन नहीं होती, लेकिन बायर कोई भी गुड्स किसी ना किसी पर्पस की वजह से खरीद रहा है। ओके, यू आर बाइंग, you are going to market and even if you are buying a hanky, एक हैंकी खरीदने का भी हमारा पर्पस होता है और इसीलिए उसका मटेरियल भी मैटर करता है ना। तो क्वालिटी और फिटनेस, ये वाला पॉइंट कहते हैं भैया सामने वाले का पर्पस सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर वही नहीं हो रहा है तो बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, अगर वो सेलर को अपना पर्पस बता रहा है तो। द गुड्स हैज टू बी क्वालिटेटिवली फिट फॉर यूजिंग इट। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। जो गुड्स बेची जा रही है क्या वो बेचने लायक है। मैंने किसी को ऑर्डर दिया था मुझे 50 आयरन रॉड्स भेज दो, वो सारे अगर रस्टेड है, जंग लगी हुई है, जिसको अब यूज नहीं किया जा सकता, क्या वो मर्केंटेबल है, बेचने लायक है? नहीं। मॉड्यूल का एग्जाम्पल, एक काला कपड़ा किसी को चाहिए था वेलवेट का, उसको पूरी तरीके से रेड एंड्स ने छेद छेद कर दिया, क्या वो बेचने लायक है? नहीं है। सो दैट इज मर्केंटेबिलिटी। And last but not the least, which is very very important, wholesomeness, जो सिर्फ ईटेबल्स के लिए पॉइंट है। खाने पीने की चीजें ऐसी होनी चाहिए जो खाने पीने लायक हो। कुछ होती है जो एक्सपायर्ड होती है, कुछ वैसे एक्सपायर्ड नहीं होती, पर क्योंकि उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ हुआ है इसलिए वो डीम्ड एक्सपायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का पैकेट, मिल्क का पैकेट नॉर्मली 2 से 3 दिन तक बिकता है, लेकिन मान लो उसे धूप में रखा गया है, वो अगले दिन ही फट जाएगा, तो अगर वो पैकेट हमारे घर में आएगा तो यूजेबल ही नहीं है ना। सो इट इज नॉट होलसम। क्लियर? तो क्या हम उसे वापस ले जाकर बोल सकते भैया ये क्या किया आपने, खराब दूध दिया है, चेंज करके दो या फिर पैसा रिफंड करो? यस, यू कैन से दैट। ओके, दैट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। नेक्स्ट, सिमिलरली ऐसी कुछ इम्प्लाइड वारंटीज होती है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो नहीं होती है, लेकिन वो फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली एक आध बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ पेपर सेटर का मन हो गया कुछ अलग करना है, तूफानी करना है, आ तो सकता है। ओके, 4 ही होती है इम्प्लाइड वारंटी, जिसमें से एक तो यही है क्वालिटी एंड फिटनेस, ये अलग से याद भी नहीं करनी है, इम्प्लाइड कंडीशन में कर ली, यहाँ पर भी एज इट इज लिखना है, मतलब भी सेम है। कभी कभी क्वालिटेटिव अनफिटनेस ऐसा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आई कैन आस्क फॉर डिस्काउंट, दिस इज दिस पॉइंट। ओके, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। whenever I am buying any goods, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ना यार, मेरी गुड्स मैं अपने तरीके से यूज करूंगी, नो वन शुड कम एंड इंटरफेयर इन बिटवीन। ओके, तो पता चला आपने किसी से गुड्स खरीदी और उसमें वो बंदा बीच में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, सो देयर हैज टू बी अ बेसिक थिंग, इट हैज अनडिस्टर्ब पोजेशन। अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब किसी भी तरीके का उस पर लीन क्रिएट हुआ हुआ है, किसी ने उस पर लोन लिया हुआ है, जिससे लोन लिया हुआ है वो बंदा पैसे मांगने आ गया, तो आप सेलर को बोल सकते हो यू पे, अगर लग रहा है सेलर नहीं पे कर रहा है आपने पे कर दिया, तो आप सेलर से वो पूरा अमाउंट वापस से मांग सकते हैं। ओके, दैट इज दिस पर्टिकुलर वारंटी मीन्स। कहीं भी डाउट आता है पूछ लेना। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। हम जो भी गुड्स खरीदते हैं आप देखिए, बहुत बेसिक एग्जांपल, मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे आता है ना हिट वगैरह के, आप देखो उस पर बकायदा पीछे लिखा होता है कीप इट अवे फ्रॉम द किड्स, राइट, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स के हैजर्डस है, उस तरह की वार्निंग होती है। अगर किसी प्रोडक्ट पे वो वार्निंग नहीं है और उस प्रोडक्ट से किसी को कुछ हो जाता है, देन द डैमेजेस कैन बी क्लेम फ्रॉम द कंपनी।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या करें, डिस्क्लोज करें अगर उससे किसी भी तरह का डेंजर हो सकता है। जैसे कि कोविड में बहुत ज़्यादा चल रहे थे सैनिटाइजर्स, इनिशियली काफ़ी लोगों को पता नहीं था कि उसमें अल्कोहल है, किचन में काम करते करते लोगों ने यूज़ कर दिया, काफ़ी लोगों के हाथ जल गए। सो जो भी ब्रांडेड सैनिटाइजर्स थे उस पर वार्निंग आती थी, यू नो, डू नॉट वर्क नियर द फायर व्हेन यू पुट ऑन द सैनिटाइजर। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों के हाथ जले थे। सो इस तरह का वार्निंग लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखते हो, डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, और डैमेजेस प्रोडक्ट के प्राइस से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? ये आई थिंक सबको पता इंपॉर्टेंट है ना, केवीएट एम्प्टर वी ऑल नो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है केवीएट एम्प्टर की? केवीएट एम्प्टर सिंपल सा जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी उल्टी बात कर रहा है। क्या? कि जो भी बायर है उसको खुद को अवेयरनेस होनी चाहिए गुड्स खरीदने से पहले। अगर वो खुद गलत चॉइस कर रहा है तो वो कभी भी सेलर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। दैट इज ऑपोजिट टू इम्प्लाइड कंडीशन, इजंट इट? लेकिन इसके एक्सेप्शन तो इम्प्लाइड कंडीशन ही होगी। अगर केवीएट एम्प्टर की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, जो हम इम्प्लाइड कंडीशन में कर रहे थे। तो देखो ना, मैक्सिमम पॉइंट तो सेम ही है, फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज। देन ये एक नया पॉइंट है, ये देखो, है ना, ये वाला सेम है या नहीं है? देन merchantable quality, sample as well as description, these are all same. Trade usage is that merchantability वाला थिंगी। तो यहाँ पर आपको नया पॉइंट क्या मिला? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एंड सेलर एक्टिवली कंसील्स द डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फॉल्ट। अगर मैं क्विकली इनको गो थ्रू भी करूँ तो पहला पॉइंट वही है, फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज। अगर बायर ने सेलर को पर्पस बताया है, भैया मुझे ऐसा वाटरमेलन दो जो मैं आज घर जाके काट सकता हूँ, इट हैज टू बी दैट मच राइप्ड कि अभी हम लोग काट दें और खराब भी ना निकले। उसने अगर उतना अच्छा दे दिया है तो बहुत बढ़िया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन उसने कच्चा दे दिया तो आप जाकर बोल सकते हो भैया बोला था ना अच्छा देना। Similarly, goods purchased under patent and trademark. Now this point is little interesting, ध्यान से समझना। अगर आप कोई भी ब्रांडेड, ये तो हम सबको पता है, जूते 200 रुपए के भी आते हैं और 25,000 के भी आते हैं, 2 लाख के भी आते हैं। Why will a person pay so much amount जब इतना कम में काम हो रहा है? ब्रांड से क्या फर्क पड़ता है? क्वालिटी। आई थिंक वेन एवर वी टॉक अबाउट ब्रांड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड कि यार ये एक बार ले लिया ना, लंबे टाइम तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड इट वुड बी डेफिनेटली कंफर्टेबल फॉर मी। लेकिन अगर वो ब्रांडेड चीज लेते ही, इमेजिन आज आप 50,000 का नाइकी का जूता लेकर आए, मस्त नेक्स्ट डे आपको एक पार्टी में जाना है और वो पहन के आप निकले और वो जूता ऐसे खुल गया, समझ गए ना, सोल अलग हो गई। इमीडिएटली क्या मन करेगा? इसी जूते से मारते हैं साले दुकानदार। आती है ना, 50,000 रुपए खर्च करके पहली बार ब्रांडेड जूता लिया। सो पेटेंट एंड ब्रांड नेम सेज कि आप डायरेक्टली ना सेलर को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ब्रांड ओनर आपके लिए लायबल है। ही विल हैव टू पे बैक द शूज या फिर वो जूते चेंज करके देगा, दोनों में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, कभी भी गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेची गई है, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रही है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं। सेम गोज विद सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तीनों सेम है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा। ट्रेड यूसेज, whenever you buy a product, उसका जो ट्रेड यूसेज है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर उसका ट्रेड यूसेज ही सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इज इट वर्थ बाइंग दैट प्रोडक्ट? क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना है। एंड सेलर ने जान पूछकर अगर कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपाई है या झूठ बोला है पर्टिकुलर गुड्स के लिए, सेकेंड हैंड कार मार्केट में सबसे ज्यादा होता है ना, बोलेंगे अरे एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन पता चला उसका इंजन हर आधे किलोमीटर बाद रुक जाता है। तो उसने क्या किया? एक्टिवली कंसील किया एक डिफेक्ट को एंड ही इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। तब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो और आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो अगर कोई नुकसान हुआ है आपको तो। एनी डाउट स्टिल हियर? यूनिट 2 हो गया, इसलिए देख लो कुछ भी पूछना है तो यू गाइस कैन आस्क। नो डाउट्स? ओके, सो दिस इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन यूनिट नंबर 3, जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। एंड लेट मी टेल यू, ये एग्जाम में एज आई सेड एक आध बार पूछा गया, बाकी नहीं पूछा था। ओके, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जिसके काफी सारे पेजेस है उसको समराइज कर दिया इस चार्ट में मैंने। सुनो,
पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लाइक व्हाई शुड आई नो कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है? हियर द प्रॉपर्टी मींस व्हाट? ओनरशिप, नॉट द एसेट। रिमेंबर ना, कल डेफिनेशन बताया था। ओके, व्हाई शुड आई नो कि ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना? अगर गुड डैमेज हो गई है तो भैया किसकी रिस्क है, कौन लॉस बियर करेगा, वो पता करने के लिए। ओके, सो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब हुई है वो कैसे पता लगता है? फॉर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द इंटेंशन ऑफ पार्टीज। अब पता है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जब हम कहते हैं पार्टीज का इंटेंशन जानो, कभी कभी नहीं होता मम्मी रूम में घुस रही है और हमें लग रहा है बहुत खुश और सीधा आके थप्पड़ पड़ गई। यार माँ का इंटेंशन नहीं पता चला, बचपन से जिसकी गोदी में खेले हो, पार्टीज का इंटेंशन कैसे पता चलेगा? है ना कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, लोग, हमारा लॉ कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन समझ के देख लो पार्टीज का इंटेंशन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, एक छोटी सी चीज बेचने का 25 पेज का कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों को समझ में आता है? हाँ, छोटी छोटी चीजों में टर्म्स कंडीशन लिखी हुई होती है, नहीं समझ में आता, लोग पढ़ते भी नहीं है साइन करने से पहले। तो अब हमें इंटेंशन ही समझ में नहीं आ रहा है पार्टीज का, तो हम कैसे पता करें कि भैया ओनरशिप ट्रांसफर हुई है या नहीं? तो कहता है ठीक है, आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गुड स्पेसिफिक या अनसर्टेन है या नहीं। हाँ, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो अनसर्टेन गुड्स है। तो इन्होंने 4 कैटेगरीज दे रखी है और उसके बेसिस पे ओनरशिप ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स दे रखे। सो अगर हमारी गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स है एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि भैया पार्टीज का इंटेंशन क्या है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है, तो ये चेक कर लो क्या हमारी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। व्हाट डू वी मीन बाय इट? आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए, आप इमीडिएटली गुड ला सकते हो, क्या वो पोजीशन है? हाँ, तो अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। नंबर 2, क्या हमारी गुड्स पुट टू डिलीवरेबल स्टेट में? वी नीड टू डू समथिंग टू मेक देम डिलीवरेबल। फॉर एग्जांपल लैपटॉप, आपके पास इमीडिएटली पैसे देने के लिए बंदे के पास इमीडिएटली लैपटॉप रेडी, लेकिन क्या तो भी तुरंत हम लैपटॉप लाते हैं? नहीं, हम उसे कहते हैं मुझे विंडोज डाल के दो, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ही make that product ready and then only we buy it. yes or no? है ना, बहुत बेसिक चीज है ये तो पुट टू डिलीवरेबल स्टेट में होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक लैपटॉप पसंद किया, आपने उसे 10 सॉफ्टवेयर बताए, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है और उतने में लैपटॉप उड़ जाता है। बायर की कोई रिस्क नहीं है, सेलर की रिस्क है, समझ गए? लेकिन सारे सॉफ्टवेयर डालने के बाद इमीडिएटली आपको ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अब आप वो लैपटॉप लेके बाहर भी नहीं निकले उसकी शॉप से और कोई टकरा कर वो लैपटॉप गिरा देता है, टूट जाता है, अब बायर की रिस्क है। अंडरस्टूड? इट इज जस्ट द सेकेंड डिफरेंस, बट ओनरशिप अलग हो गई। नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट सेलर हैज टू ascertain प्राइस। हमारी बुक में एग्जाम्पल है कारपेट वाला, कि कंपनी में कारपेट डिलीवर हो जाता है लेकिन ओनरशिप तो तब तक पास नहीं होगी जब तक वो कारपेट वाली कंपनी उसको ले डाउन नहीं करती है। इन द मीनवाइल अगर कारपेट चोरी हो गया तो वो कंपनी लायबल नहीं है, सेलर ही लायबल है। लेकिन इसका एक इजी एग्जांपल बता देती हूँ। आप अगर किसी भी ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी लेने जाते हो ना, तो वहां पर आप हमेशा देखना जो सेलर है वो डायरेक्टली बेचेगा नहीं, आप उसे प्राइस भी पूछोगे तो पहले उसको वेट करेगा, वेट करने के बाद करंट मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि उसका प्राइस डेली बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। सो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगी? यहाँ पर जब उसका प्राइस असर्टेन हो जाए। सो द मोमेंट द प्राइस इज असर्टेन, अब वो क्या है, बेची जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, गुड्स मस्ट बी ascertained अगर वो अनएसर्टेन गुड्स है। सिंपल है, अनएसर्टेन गुड्स याद है किसी को? कल पढ़ा था हमने, कौन सी गुड्स होती है वो? कोई भी नमक का पैकेट दे दो, लेकिन पैसे देने से पहले एक नमक का पैकेट सामने तो आ जाता है ना। सपोज वो फूटा हुआ है, आप लोगे? नहीं, हम कह देंगे इसको चेंज करके दे दो। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अनसर्टेन गुड्स है तो आप क्या करें, उसे एसर्टेन कर लीजिए। एसर्टेन होती तो यही वाली कंडीशन लग जाएगी, फिर अलग कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर कभी भी अनअसर्टेन गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेची जाए, हम उसे कहते हैं कि भैया हमें ना एक ऑफिस चेयर चाहिए, बेस्ट वाली ऑफिस चेयर भेज देना, और वो हमारे सामने बहुत तारीफ कर देता है, अरे हमारे यहाँ की चेयर्स बहुत बढ़िया, उसकी व्हील्स ऐसे कि आप रोटेट होते हुए पूरे घर में घूम सकते हो, ब्ला 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 ब्ला, इतनी कंफर्टेबल है, पूरी स्ट्रेच हो जाती है, पीछे तक चल जाती है।
तो अगर वो डिस्क्रिप्शन से बेची गई है तो वो डिस्क्रिप्शन से 100% मैच होनी चाहिए, और जब वो गुड्स रेडी हो जाएगी ना तो बायर और सेलर दोनों का एसेंट चाहिए हमको, तब जाकर ओनरशिप ट्रांसफर होगा। नंबर 3, अगर कभी भी गुड्स कैरियर को डिलीवर होती है, कैरियर मतलब इट कुड बी अ डिलीवरी पर्सन, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो उससे पहले अगर सेलर ने अपना राइट उस पर छोड़ दिया है तो फिर पूरा ओनरशिप कैरियर के पास गुड्स है, तभी भी किसके पास होगी, बायर की ओनरशिप है, बायर की रिस्क है। क्लियर, जनरली ये रूल होता है। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, दिस इज सेक्शन नंबर 24, 42 इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सेक्शन नंबर 24 कहता है कभी भी गुड्स रिटर्न या अप्रूवल बेसिस पे बेची जाए तो इट इज वेरी नॉर्मल, आई टेल यू। कई बार हम मार्केट से कोई चीज लेकर आते हैं और उसे कहते हैं भैया देखो हम जिसके लिए ले जा रहे हैं अगर उसको पसंद आ गई तो हम रख लेंगे, नहीं तो हमें वापस देनी पड़ेगी। ओके, अब वो कब बेचारा माने कि उसका सेल कंप्लीट हो गया है? नंबर 1, या तो बायर उसको कॉल कर, बायर इज सो जेनरस कि वो कॉल करके बोल रहा है कि भैया हमें आपकी कुछ पसंद आ गई, हम लोग रख रहे हैं। ऐसा वैसे कम ही होता है, पर अगर बायर बता दे तो व्हेन द अप्रूवल इज गिवन बाय बायर। नंबर 2, रिटर्न करने का कोई तो लिमिट होगा, 15 दिन में रिटर्न कर सकते हो, 7 दिन में रिटर्न कर सकते हो, आपने नहीं रिटर्न किया, इट इज अज्यूम टू बी ट्रांसफर। एंड नंबर 3, बायर ने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ ओनर कर सकता है, गुड्स किसी और को बेच दी या किसी और के पास प्लेज कर दी। ठीक है, सो सिर्फ ओनर जो चीज कर सकता है अगर उसने वो किया, सो विल अज्यूम दैट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। नंबर नहीं, इसी के नीचे, इसी के अंदर एक और पॉइंट था, गुड्स सेल बाय कैश ओनली और ऑन रिटर्न बेसिस ना, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। एक्चुअली जो ऊपर हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा उल्टा है। कभी कभी सेलर का कंडीशन होता है कि देखो मैं सेल कंप्लीट तभी मानूंगा जब क्या होगा, जब मुझे पैसा मिलेगा, जब तक तो मुझे पे नहीं कर रहे हो ना मेरी तरफ से भैया सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। तो यहाँ ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब पेमेंट हो जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, अगर कभी भी सेलर अपना राइट्स, ओके, कभी कैश ऑन डिलीवरी पर अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगवाया, कभी ऐसा हुआ है बंदे ने कहा आप आराम से ले लो, खोल लो, देख लो, फिर जब मन होगा तब पैसे दे देना, या वो नॉर्मली तो पार्सल ही हाथ में नहीं देता जब तक आप पैसे नहीं देते हो, राइट, दैट इज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब अगर रास्ते में गुड्स डैमेज हो जाती तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है एज अ बायर, वो किसकी है, सेंडर की, सेलर की। क्लियर, सो ये जो कंपनीज होती है इनका राइट ऑफ डिस्पोजल रहता है गुड्स पे जब तक कि वो बाहर तक ना पहुंचे और पेमेंट ना हो। तो यहाँ पर ओनरशिप किसकी है, सेलर की है, अनलेस एंड अनटिल राइट इज लेफ्ट। कोई भी डाउट, समझ में आया, पक्का? ओके, रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद प्रॉपर्टी। ओके, इस पे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एंड दैट इज लाइक रेयरली आस्क्ड। सो ये क्या कहते हैं, कभी भी अगर कोई भी गुड्स है तो वो ओनरशिप के साथ ही उसका रिस्क ट्रांसफर होता है, जो ओनर होती है उसी की रिस्क होती है, लेकिन एक कॉमनली आस्क्ड केस है, ध्यान से सुनना। सो दिस अ पर्सन जिसने मिस्टर एक्स को ऑर्डर दिया था कि भैया मुझे 2 दिन में तुम 100 kgs वीट सप्लाई कर देना, ठीक है। अब उसने वो वीट रेडी रखा है, उसने कॉल किया आप आकर लेकर जाइए, तो उसने कहा आप और 2 दिन गोडाउन में रख लो, मैं 2 दिन बाद आके ले जाता हूँ। फिर 2 दिन और निकल गए, वो बंदा ले ही नहीं जा रहा है। उसको गुस्सा आया, उसने बायर को कॉल किया और कहा कि अगर ये वीट नहीं ले जाते हो तो फिर आई विल जस्ट टेक आउट योर वीट आउटसाइड माई गोडाउन, बिकॉज मुझे मेरा दूसरा स्टॉक रखना है, फिर तुम जानो तुम्हारा सामान जाने। 2 दिन बाद उसने वो वीट निकाल के रख दिया, बारिश आई, पूरा वीट खराब हो गया। Who will be responsible? राइट, डिले किसकी तरफ से हुआ है, बायर की तरफ से हुआ है। क्या बायर यहाँ पर क्लेम कर सकता है सेलर से कि तेरी वजह से मेरा सामान खराब हुआ है, मुझे कॉम्पनसेट कर? बिल्कुल नहीं। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि भैया सेलर की रिस्क तब तक होगी जब तक वो पूरी तरह से ओनरशिप बायर को ट्रांसफर ना करे, लेकिन अगर डिले हो रहा है तो फिर कौन लायबल होगा, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कभी सेलर भी हो सकता है अगर सेलर टाइमली डिलीवरी ना दे, नहीं तो बायर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय
नॉन ओनर, तो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा फॉर 7 मार्क्स। एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये कहता है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। आप वो चीज बेच ही नहीं सकते हो जो आपको बिलोंग नहीं करती है। कभी ऐसा हुआ है दोस्त का चश्मा लेकर नीलामी कर दी कि देखो 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 क्या दस्ते का माल सस्ते में? नेवर ना। नहीं, कोशिश करिए मैम, पर हुआ ही नहीं, किसी ने लिया नहीं। सो नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट नो वन कैन गिव विच ही डज नॉट ओन। ओके, अब ये जनरल रूल है यार, जो मेरा नियम है नहीं बेच सकता, लेकिन लॉ है ना, लॉ में ऐसे पलटी मारते हैं, इसके भी एक्सेप्शन है। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, हमको खुद किसी को ऑथोराइज करें कि तू मेरे बिहाफ पे जा मेरा सामान बेच, लेकिन कंडीशन क्या है? जो भी टर्म्स और कंडीशन, जो प्राइस हम बोलेंगे उतने पर बेचना चाहिए। नंबर 2, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। एक प्रॉपर्टी है जो मुझे भी बिलोंग करती है और किसी और को भी, है ना, वी आर जॉइंट ओनर्स फॉर दैट, एंड आई फेल्ट लाइक कि मुझे उसको बेचना है, मुझे दूसरे से पूछना नहीं, मैंने बेच दी, बायर को तो वैलिड ओनरशिप चली गई, आपस में लड़ते रहो, कोई मतलब नहीं, हमारा सोगा कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड? सो व्हाट विल हैपन अमंग्स्ट बायर, उसके लिए अलग लॉ है। व्हाट विल हैपन अमंग्स्ट सेलर, उसके लिए अलग लॉ है, बायर को वैलिड ओनरशिप मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ पार्टनर नहीं है वो, जॉइंट ओनर है। हाँ, हो सकता है। सो सपोज आपने और मैंने मिलकर एक मोबाइल लिया, एंड देन यू वेंट समवेयर, फोन मेरे पास है, मैं उसको बेच दिया, जिसने खरीदा उसको वैलिड ओनरशिप मिल गई। अब हमारे बीच में जो झगड़ा होगा उसमें दूसरा कानून लगता है, आप मुझ पे फ्रॉड का केस लगा सकते हो, है ना, आप मुझसे 50% पेमेंट लेने का केस लगा सकते हो, तो हम लोग वो अलग जगह डील करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो बायर को वैलिड ओनरशिप मिल गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन, अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? undue influence, yes. So C, caution, yes. U, undue influence. F is fraud, and misrepresentation और mistake. कोई भी mistake में तो खैर void ही हो जाता है, so CUFM is misrepresentation. So कभी भी अगर कोई भी contract हो रहा है which is voidable contract because of CUFM, है ना, और अगर सेलर ने कोई केस फाइल नहीं किया और बाय ने उसे पहले ही किसी और को बेच दिया, राइट, अग्रीव पार्टी जो थी जिससे हमने जोर जबरदस्ती करके उसका सामान लिया है या पॉइजन से सामान लिया है, उसने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, उससे पहले मैंने थर्ड पार्टी को बेच दिया, इट इज अ वैलिड सेल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैव ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयरऑफ। मैंने ना एक ज्वेलरी शॉप से एक रिंग खरीदी और उसको बोला भैया इसको पॉलिश करके रखना, मैं 2 दिन में आकर ले जाऊंगी। मैं 2 दिन बाद गई, पता चला किसी और ने ज्यादा पैसे देके खरीद लिया, वो सेल वैलिड है, वो मुझे अब क्या करेगा, दैट इज डिफरेंट मैटर, वो हो सकता है रिफंड दे दे, दूसरी रिंग दे दे। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स वेस्टेड इन, ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा होता है, गुड्स का ओनरशिप या गुड्स का पोजेशन बायर तक पहुंचे उससे पहले ही बायर सेलर की परमिशन के साथ किसी और को बेच रहा है, और वो कह रहे हैं यार वहां से पैसे आएगा, मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा तभी तो उसमें से आई विल पे यू, और सेलर भी उसको परमिशन दे रहा है उस चीज के लिए। दिस इज दिस पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। देखो, कंसाइनमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, कंसाइनमेंट के अंदर तो आई थिंक सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, अंशुल सर भी वहाँ बैठे हैं। कंसाइनमेंट में नॉट इट इज डायरेक्टली बायर एंड सेलर वाला रिलेशनशिप, कंसाइनमेंट में तो वी आर गिविंग इट टू समवन टू फर्दर सेलिंग इट, वो तो उसका तो रीजन ही वही है कि मैं आगे बेचवाना चाहती हूँ गुड्स को। एग्जैक्टली, एज आई सेड दैट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, वो आपके मर्केंटाइल एजेंट वाले पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअली मैंने किसी को गुड्स बेची है, लेकिन उसने कहा कि वो जब तक आगे ना बेचे तब तक वो मुझे पे नहीं कर सकता, तो बिफोर द गुड्स आर रीचिंग हिम उसने डायरेक्टली किसी और को बेच दिया और फिर उसने मुझे पेमेंट किया। ओके, इट इज दैट पॉइंट।
ओके, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। नाउ एस्टॉपल वर्ड हमने पार्टनरशिप में भी देखा है और यहाँ भी। व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स? stop from denying, yes, of what? So stopple is basically stop from denying the character, है ना। आपने कुछ प्ले किया है पार्टनरशिप में, आप पार्टनर बनने का इनैक्ट कर रहे हो, अभी आप डिनाई नहीं कर सकते आप पार्टनर हो। सिमिलरली यहाँ पर आप सेलर बन गए हो नहीं, और अब आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सी का घोड़ा बी ने बेचा, सी के सामने सेलर बन के, और ए ने खरीदा। अब सी नहीं कह सकता कि मैं नहीं बेचता, ये तो ओनर ये है ही नहीं। तुम्हारे सामने वो ओनर बन के डील कर रहा था, यू शुड हैव स्टॉप्ड हिम राइट देयर, यू डिड नॉट स्टॉप हिम। नाउ यू नीड टू सेल दैट गुड्स टू अदर पर्सन। नेक्स्ट, सेल बाय अनपेड सेलर। डू वी ऑल नो अनपेड सेलर? अ पर्सन जिसने गुड्स तो बेच दी लेकिन बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो वो फिर गुड्स को रीसेल कर सकता है अगर बायर पे नहीं कर रहा है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंडर सर्टेन प्रोविजंस, जैसे कि ऑक्शनर, जिसे हम खुद ही कहते हैं कि भैया हमारे बिहाफ पे ऑक्शन कर दीजिए, फाइंडर ऑफ द गुड्स, right? So these are the people who can sell even though they are not the owners of that particular goods. बताइए इसमें कोई डाउट? because this is the most important. No doubts? ये याद करना है। नाउ सपोज समवन विल से कि यार मैंने तो ये समझ लिया, अब जब मैं आंसर लिखने बैठा था मुझे तो 3 ही पॉइंट्स है, मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस में? सातों पॉइंट याद होने चाहिए, तब जाकर पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो दिक्कत है। ओके मैम, व्हाट विल हैपन अगर मैं 3 पॉइंट्स भूल जाऊं तो? नथिंग, जस्ट 3 मार्क्स कम आएंगे, बाकी तो क्या होगा। समझ गए? सो अंडरस्टैंड एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, हमें याद होना बहुत जरूरी है। समझ में अच्छे से आ गया ना? लर्निंग प्लेज अ रोल हियर। क्लियर? बोलिए मैम। हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, सी लीगली लॉजिकली एथिकली नहीं बेचना चाहिए, वो तो हम ओनर है ना उसके। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा, अब आप सेलर के पर्सपेक्टिव से देखो, यू समवन एल्स की कि मैं इस रिंग के 3 गुना पैसे देने को तैयार हूँ, किसी की भी नहीं यार डगमगाएगी यार। वो कहेगा ले जाओ, आएगा बायर से डील कर लेंगे, वो आपको जो आपने पैसा पे किया उससे थोड़ा सा ज्यादा दे देगा वापस। सो जो सेकंड सेल है वो लीगली वैलिड है क्योंकि गुड्स भी तो लेकर चला गया। समझ गए? अब जो फर्स्ट सेल है वो दोनों आपस में झगड़ा करते रहेंगे, इधर ही विल ऑफर अस द सेम प्रोडक्ट आफ्टर 1 डे। बहाना भी तो बन सकता है, अरे हमारी पॉलिशिंग की मशीन खराब हो गई थी, आप कल तक आइए आपको गुड्स मिल जाएंगे। समझ गए? सो इफ यू विल टॉक एथिकली नहीं, लेकिन लीगली जो बाद वाली सेल है वो वैलिड है। ओके? हाँ हाँ, बेचा था। नहीं नहीं, एग्जाम्पल में यही था, उसने बेच दिया, सो द पर्सन हु हैव बॉट इट लेटर, वो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। हाँ, अब अगेन वही वाली चीज है। अब यहाँ पे देखो, वैसे हम कहते हैं लॉ इज नथिंग बट द एथिक्स, लेकिन ना थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सी लॉ मेकर्स ने जब लॉ बनाया था उन्होंने सारी चीजें कंसिडर करी। अभी मुझे बताओ, सपोज आप आए टीवी लेने के लिए, आपने मुझे पैसे दिए, आप टीवी नहीं लेकर गए पर पैसे दे दिए, आपके बाद में ये आते हैं मुझे ज्यादा पैसे दे देते हैं एंड ही टुक द टीवी। अभी आप थोड़ी इनके घर जाओगे झगड़ा करके टीवी वापस लाओगे। सो लॉ मेकर्स कंसिडर्ड दैट पार्ट, इसलिए उन्होंने क्या कहा, सब्सिक्वेंट सेल वैलिड है, बेच दिया। अब तुम आपस में देख लो क्या करना है, पैसे वापस लेने हैं, दूसरा टीवी लेना है ना? दैट दे विल डील। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बायर को भी क्या पता चलेगा, थोड़ी उस पर कोई मार्क होता है। हाँ एग्जैक्टली, इफ इट इज अ यूनिक आइटम, राइट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, एक ही है, हाँ फिर आपको नहीं मिलेगा ना, आप मुझसे पैसे क्लेम कर लो वापस। यू नो एट टाइम्स, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है या नहीं, बट कई बार होता है हम दुकान पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है एंड यू आस्क फॉर इट, है ना, बाद में वो कहता है यार मैं नहीं दे सकता, पैसे वापस ले लीजिए। अब आप थोड़ी शॉपकीपर की जान लोगे, पैसे ही तो वापस लोगे। समझ लो व्हाट लॉ सेज, अगर गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुकी, आप ले जा चुके हो, कोई वापस नहीं ले सकता।
लेकिन आपने वहीं रखी हुई है फॉर एनी रीजन सेलर के पास, और कोई और ले गया, क्या कर लोगे? पैसे ही तो वापस लोगे, सिक्योरिटी मनी वापस ले लो भाई। पूरे पैसे दिए तो भी वापस आ रहे, तो सिक्योरिटी मनी में तो क्या है? समझ गए? सो सी, लॉ मेकर्स ने बहुत सिंपल कर दिया चीजों को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता नहीं आप नहीं बेच सकते हो, फिर बेच दिया तो झगड़ा उल्टा ज्यादा हो जाता, कोर्ट में केसेस बढ़ जाते। यहाँ पे थिंग्स आर सिंप्लीफाइड नो। पुराने बायर को पैसे वापस दे दीजिए, कहाँ दिक्कत है? अंडरस्टूड? हाँ, अब आप कहोगे एथिकली तो बहुत गलत है, बिल्कुल है। लीगली बाद वाली सेल वैलिड है। अब आप फ्रॉड का केस लगा लो, उसमें सोगा नहीं आता, उसमें आईपीसी में जाना पड़ेगा। ठीक है जी, और बोलिए। सी, एज आई सेड, लॉ इज रिलेटेड टू एथिक्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल चीजें बहुत अलग होती है, ओके? और कोर्ट में तो वही केसेस जाते हैं जो आपस में सेटल नहीं होते। मुझे बताओ, आइडियली हमें रोड के कौन से साइड चलना चाहिए? सबको पता है? कभी नहीं हुआ रॉन्ग साइड से गए हो कहीं पे? जब तक झगड़ा नहीं हुआ तब तक ठीक है। अच्छा, किसी को ठोका नहीं क्या कभी? हुआ होगा, किसी ने आपको ठोका होगा। हमेशा थोड़ी हम जाते हैं पुलिस वालों के पास, निपटा लेते हैं ना आपस में। तो लॉ इज वेरी आइडियलिस्टिक सिनेरियो, प्रैक्टिकली चीजें अलग होती है। क्लियर? यूनिट 4 टाइम परमिट नहीं कर रहा है, 5 मिनट है, क्विकली गो थ्रू करा दूं? ओके, या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये भी तो बचा है डिलीवरी वाला पोर्शन। ओके, सो डिलीवरी की अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सेक्शन नंबर 42 से क्वेश्चन आए हुए, विच इज एज आई सेड विच वाज वेरी सेम टू सेक्शन नंबर 24, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, है ना? बाकी पूरे डिलीवरी में हार्डली देयर आर क्वेश्चंस ऑन रॉन्ग क्वांटिटी। नाउ व्हाट डज इट से? डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और बायर की ड्यूटी होती है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे, सेलर आगे जाकर बोले ऐसा जरूरी नहीं है। तो कभी भी बायर ये क्लेम नहीं कर सकता यार सेलर ने 2 दिन में बोला था, डिलीवरी नहीं करी। इफ यू आर अ बायर यू नीड टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। सिमिलरली अगर गुड्स का पार्ट डिलीवरी होता है और बाकी की डिलीवरी ऑन द वे है, इट इज अज्यूम टू बी कंप्लीटली डिलीवर्ड। प्लेस ऑफ डिलीवरी नॉर्मली क्या होगी? जहां पर आपने गुड्स खरीदी है, कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेस लिखी हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्लेस नहीं है तो एज आई सेड जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट वुड बी योर प्लेस ऑफ डिलीवरी। टाइम ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम डिलीवरी का दिया होगा, नहीं दिया है तो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी अगर आप नहीं चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को। डिलीवरी अगर रॉन्ग क्वांटिटी की हुई है, तो जो आपने मुझसे पूछा था ये उसी का है पॉइंट, कि अगर कम गुड्स डिलीवर हुई है पूरा रिजेक्ट कर दीजिए, जितना एक्सेप्ट करे उतने का पेमेंट कर दीजिए। अगर ज्यादा गुड्स डिलीवर हुई है, वही 3 कंडीशन, या तो सारी ले रहे हो तो ज्यादा का पेमेंट करना पड़ेगा, जितनी ऑर्डर की है उतनी ही रख रहे हैं तो उतना ही पेमेंट करना है, पूरी रिजेक्ट कर रहे हो तो खत्म, कुछ पे नहीं करना है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी कौन बियर करेगा? सेलर। इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी विल बी बोर्न बाय सेलर, लेकिन डिट्रियोरेशन इन ट्रांजिट विल बी बोर्न बाय बायर। रास्ते में अगर कुछ डिट्रियोरेट हो गई, खराब हो गई, सड़ गई, इवेपोरेट हो गई, दिस विल बी बोर्न बाय बायर। नेक्स्ट, गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। मैंने ना आपसे गुड्स खरीदी, लेकिन आपने कहा गुड्स तो मैं ही बेचने वाला हूँ, लेकिन वो है उनके पास, तो पहले आप थर्ड पार्टी से अप्रूवल ले लीजिए एज अ बायर कि क्या आप मुझे डिलीवर कर दोगे। वहां से अगर कंसेंट आता है तो ही गुड्स आप ले सकते हैं। देन डिलीवरी टू कैरियर और वॉफ, अगर हम लोग बायर के वॉफ को या फिर कैरियर को, वॉफ मतलब वेयर हाउस कीपर, अगर उनको भी डिलीवरी करते हैं इट इज अज्यूम टू बी डिलीवर्ड टू बायर। डिटेरियोरेशन बताई दिया। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, अगर गुड्स सैंपल से बेची गई है या डिस्क्रिप्शन से बेची गई है, दोनों ही केसेस में बायर जब तक गुड्स को वेरीफाई नहीं करेगा सेल कंप्लीट नहीं होगी। एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स? बायर हैज टू चेक इट बिफोर द गुड्स आर लोडेड। ओके, सो मान लो आपने 100 क्विंटल्स ऑफ एप्पल ऑर्डर किए थे एक सेलर से, उसने आपको डेफिनेटली डिलीवरी के टाइम पे या तो वीडियो कॉल किया होगा, फोटो भेजा होगा, नहीं तो आपका ट्रस्ट है, गलत इंसान पे ट्रस्ट किया बुक तो।
वहां पर अभी भी राइट ऑफ डिस्पोजल उनके पास है। सी देयर आर टू थिंग्स, ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लिंकिट से एप्पल्स मंगवाई, एप्पल सड़ी हुई आई, आप रिटर्न कर सकते हो, राइट? वाई? उनका राइट ऑफ डिस्पोजल है, दे आर गिविंग यू गारंटी टू सप्लाई फ्रेश एप्पल। वहां कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो फ्रेश एप्पल्स भेजेंगे। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है कि सेलर आपको एकदम फ्रेश एप्पल डिलीवर करके देगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर डिटेरियोरेशन ट्रांजिट में हुआ है, उसने भेजी तो फ्रेश ही थी, अब खराब हुई है, बायर इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि वो घर तक फ्रेश देगा। सी नॉर्मली एप्पल्स का तो सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ पे डिटेरियोरेशन इन ट्रांजिट का सबसे बड़े एग्जाम्पल दो है। नंबर वन, फ्यूल। पेट्रोलियम इज अ प्रोडक्ट जो रास्ते में इवेपोरेट होता है। नंबर टू इज ग्रेन्स, स्पेशली इन दिस सीजन। क्या होता है? ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर होता है। सो आप जब अपनी फैक्ट्री से निकालोगे ना, इट कुड बी से 105 kg, रास्ते में बहुत धूप थी, मॉइस्चर उड़ गया, जब वो वहां पहुंचा, अगर वो एकदम सूख जाएगा ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, 100 kg पहुंचा वहां पर, अभी फिर वो बियर बायर ही करेगा। तो ये न्यू की ये बेसिक है, मतलब इट्स रास्ते वाला वो बेसिक डिटेरियोरेशन जो होता ही है। एबनॉर्मल लॉसेस होंगे तो फिर वो आपस में डील करेंगे कि भैया किसकी गलती थी। नॉर्मल डिटेरियोरेशन है, बायर विल बियर इट। क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, आई थिंक अब हमें रुक जाना चाहिए, है ना? सो अनपेड सेलर बचा है। अनपेड सेलर का ऑलरेडी यू गाइस हैव द लिंक नाउ। ओके, जो लोग लेट आए हैं गाइस, दिस इज द QR कोड, यू गाइस नीड टू स्कैन फॉर द नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स। ले लीजिए अपने पास।